अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सियासी राबितों में तेज़ी का सिलसिला जारी है और रोज़ बरोज़ मुलाकातें हो रही हैं। कभी इत्तेहादी आपस में मिल रहे हैं, कभी हुकूमत इत्तेहादियों से मिल रही है और कभी अपोजिशन वाले इत्तेहादियों पर डोरे डाल रहे हैं। जी, हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें काफ़ी तेज़ी से जारी हैं और इसमें आज मौलाना साहब भी बड़े सरगर्म नज़र आए। मौलाना फजल रहमान ने आज काफली के रहनुमाओं से, चौधरी से मुलाकात की है और उसके बाद वो बगैर मीडिया टॉक किए चले भी गए वहाँ से। लेकिन सबकी नज़रें जमी हुई हैं कल की मुलाकात कर, जो कि है चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। ज़ाहिर है वो भी चौधरी शुजात की खैरियत भी दरियाफ्त करेंगे और इसके साथ साथ सियासी अवामिल पर भी गुफ्तगू होगी। आज की जो मुलाकात हुई है उसमें यही बताया जा रहा है कि मौलाना साहब ने हमायत मांगी है अदम एतमाद की सूरत में कि अगर वो लेकर आते हैं तहरीक तो इत्तेहादी जमात काफ लीग ऑपोजिशन का साथ दे। लेकिन क्या काफ लीग ऐसा करेगी या नहीं? काफ लीग ने अपने मामला जो उनके सामने रखे और ये भी कहा है कि ऑपोजिशन पहले खुद भी किसी एक फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाए और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। और साथ ही साथ उन्होंने भी मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। मौलाना साहब भी मुशावरत करेंगे और वो अपने तौर पर मुशावरत करेंगे। तो ओवरऑल एक मुशावरत का सिलसिला जारी है मुल्क में इस वक्त। देखना ये है कि ये सारा जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, हुकूमत के हक़ में या ख़िलाफ़। आखिर ये अदम एतमाद की तहरीक आ भी पाती है या नहीं, या इससे पहले ही लॉन्ग मार्च हो जाएगा। एक थ्योरी ये भी है कि शायद लॉन्ग मार्च से तवज्जो हटाने के लिए अदम एतमाद की बात की जा रही है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आगाज़ की इमरान साहब से। इमरान साहब, ये बातें तो हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और जो दावे हो रहे हैं वो भी आपने सुन लिए हैं। वो कह रहे हैं जी बड़े मेंबर्स हैं और वो कह रहे हैं कि कोई माई के लाल की ज़रूरत नहीं कि अदम एतमाद आ जाए। लेकिन आज की जो मुलाकात है उसमें मौलाना साहब ने कोई गुफ्तगू नहीं की मीडिया से। कल भी कोई ख़ास प्रॉपर ऐलान नहीं हो पाया। उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद अभी तक कोई फार्मूला तय ही नहीं हुआ है अपोजिशन के अपने अंदर भी, जिसकी वजह से इत्तेहादियों को वो कोई ख़ास क्लियरली राम नहीं कर पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, पहली बात तो ये है कि फार्मूला तय है। अच्छा, एक निकाती एजेंडा जो है वो तय है और वो क्या है? वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद लानी है। आप ये देखें, मौलाना फजलुर रहमान, मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, तीनों बड़े गाग सियासतदान हैं। तीनों जो है ना वो इस बात पे अगर मुत्तफिक हुए हैं अब कि ये मुलाकातें करनी है और उन्होंने तीनों ने ये अनाउंस किया कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, तो उन्होंने ये सारा कुछ बड़ा प्लस माइनस करके फैसला किया है। इस पे तो एक निकात पे तो सही आप कह रहे हैं, लेकिन आगे के मसले पे अगला जो मसला है ना कि हुकूमत कैसी होगी, अभी वो अपने आप को डिफोकस नहीं करना चाहते। अभी वो ये नहीं चाहते कि वो जूतों में दाल बटना शुरू हो जाए और ये हो कि किसने क्या लेना। अभी वो चाहते हैं कि पहले हम अपना टारगेट अचीव करें और उसके बाद हिसाब लगा लेंगे कि अब आगे क्या होना है। देखिए, उनका मकसद जो है ना वो ये नहीं है कि एक सबसे बड़ा मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के उसको कामयाब करना। अगरचे मैं समझता हूँ, लेकिन इमरान साहब दूसरी बात उससे जुड़ी हुई नहीं है क्या? जाहिर है ऐसे थोड़ी होगा कि एक बंदे को हटा दे और आगे कुछ पता ही ना हो कि है होने क्या जा रहा है। समीना, पहले ये तय होगा फिर ही वो हटेंगे। सुने, उसमें पीपल्स पार्टी तो ये चाहती है कि इस तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत बने और 1.5 साल का जो अरसा रह गया है वो पूरा किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान वो ये चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो और उसके बाद अपोजिशन जो है सिर्फ इतनी देर के लिए हुकूमत बनाए कि जिस अरसे में मुनासिब टाइम करके तो इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब मामला सिर्फ ये है कि वो इस पे वो मुत्तफिक हैं, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, कि चले हम ये बात बाद में भी तय कर लेंगे। असल चीज़ ये है कि हम इस मामले में आके तो अपना असल मकसद से पीछे ना हटें। ठीक, मैं कल की मुलाकात के हवाले साहब से इंसाइट भी लूंगी, लेकिन पहले मैं हिलाली साहब का कमेंट लूँ। हिलाली साहब, इत्तेहादी खान के साथ खड़े रहेंगे या फिर टूट जाएंगे? क्या कहता है आपका विजडम? देखिए, एक इत्तेहादी तो कहा है कि हम पार्टी के साथ नहीं है, हम रियासत के साथ हैं। तो अगर वो टूट के चले गए तो आपको पता चलेगा तो फैसला हो गया है। मगर मैं आपको बताता हूं, देखिए ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, अवाम को बताएं ना ये क्यों हो रहा है। और वो 3 वजह है जो ये सब ड्रामा हो रहा है। नंबर 1, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान साहब, इनमें एक चीज कॉमन है, नैब तीनों के पीछे लगा हुआ है।
दूसरी बात, अगर आप इस गवर्नमेंट को निकाल दें तो वो बच जाते हैं। भाई ये जिंदगी और आजादी की बात है, ये जेल और जिंदगी की बात है। ये गवर्नमेंट को निकालो और ये 3 बच जाएंगे जैसे अब तक बचे रहे हैं। दूसरी बात, जब गवर्नमेंट चले जाएगी तो पहली चीज क्या होगा, वो कहेंगे कि ईवीएम्स को निकालो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को खत्म करो। इसलिए नून और पीपीपी जैसे इलेक्शन को रिग करते हैं, कोई और 2 पार्टीज नहीं है जो इलेक्शंस को इस तरीके से रिग कर सकते हैं। और वो हालांकि ईवीएम्स की गुड पॉइंट्स और ईवीएम के बैड पॉइंट्स दोनों जो हैं, अगर उनको आप छोड़ दें तो सब पार्टीज पे वही इंपैक्ट होता है। मगर नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि धांधली हो, ये जानते हैं धांधली कैसे करना, 40-40 साल से धांधली करते हुए आ रहे हैं। तीसरी बात, ये क्यों, देखिए अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी, डिस्टेबलाइजेशन कितना हुआ होगा। पहली चीज, ये लोग आके कहेंगे आईएमएफ को हम नहीं मानते, ये जो तुमने शर्तें लगाएं। आईएमएफ कहेगी अच्छा बच्चों आओ बैठो, अब तुम्हारी क्या हालत है वैसी हालत है तो वही शर्त लगाएंगे, और उससे बुरी है तो और भी तगड़ा शर्त लगाएंगे। तो क्या ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर ये मान जाए तो उतनी इनको भी यही गाली मिलेगी, फिर पूरी दुनिया कहेगी ये किया क्या है इन्होंने, इतना शोर करते थे मगर वही शर्त उससे सख्त शर्त मान गए। तो देखिए जाएंगे चाइना के पास, वो कहेंगे अच्छा आप कितने देर, वो 1 साल के लिए, ओ अच्छा ठीक है चलिए आइंदा जो गवर्नमेंट आएगा उसके साथ हम सीरियसली बात करेंगे। इसलिए आपके साथ तो सीरियसली हो नहीं सकता है ना, आप 9 महीने के बाद तो इलेक्शन होने वाला है। फिर क्या होगा? सीपेक 2 को क्या होगा? क्या रूस क्या कहेगा कि हाँ भाई तुम ही ठीक है, भाई तुम्हारे को तो हम जानते ही नहीं है, तुम नेक्स्ट चलो हम भी ठहरते। मैं आपको बता रहा हूं इट विल बी केओस। तो साहब आपने तो बड़ी दूर की मंजरकशी कर दी है। ये तो तब होगा अगर ये पहले ये डिसाइड तो कर लें, ये पहले डिसाइड तो कर लें कि 9 महीने या 1-1.5 साल इन्होंने ही सियासत करनी है। ये तो ये भी सोच रहे हैं, एक फॉर्मूला जो हिलाली साहब मेज पर है ना, 1 सेकंड बात सुन लीजिए ना, वो ये भी है कि जब ये इमरान खान साहब को हटाएं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएं, ताकि जो आगे गवर्नमेंट आए वो फिर पूरे टेन्योर के लिए आए और वो अपनी टर्म के लिए अपनी तरीके से आगे गवर्नमेंट को चलाए, ना कि इनका कोई बोझ उन्हें आगे लेके चलना पड़े। ये उनका ख्याल है। तो ज्यादा जो इम्कान है वो इसके ऊपर है, जबकि जरदारी साहब चाहते नहीं है कि मुद्दत से पहले असेंबली तहलील हो। बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त ये चल रहा है बीच में। तो फिर इत्तेफाक तो नहीं है ना। तो आप क्या पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट यू आर मेकिंग? मैं तो कहता हूं इनको पता नहीं है 1.5 साल ठहरेंगे, 3 महीने ठहरेंगे, और दुनिया को नहीं पता है कि 1.5 साल के बाद कौन आएगा। मैं तो कह रहा हूं अनसर्टेनिटी प्रिवेल होगा, आप वही कह रही हैं। मैं आपकी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कब कहा मैं आपसे इनकार कर रही हूं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि भाई अगर तुम वाकई चाहते हो बताने दुनिया को कि तुम जो हो, तुम्हारे पास अक्सरियत है, तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने दो पंजाब में और केपी में, फिर होंगे। अरे भाई अगर हो जाएं और आप उसमें कामयाब होते हैं तो कुछ तो आपके पास होगा जाके कहना कि नहीं हम और भी तगड़े हो गए। ठीक ना वो इलेक्शंस हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। देखिए वो तो ये बचना चाहते हैं जेल से, ये केसेस, ये क्या सर वो तो मार्च वगैरह का जो टाइम दिया गया है उसी में ही होंगे ना, लोकल बॉडीज वाला। जी मैं लोकल बॉडीज वाला उस वक्त होंगे जब गवर्नमेंट और ईसी एग्री करते हैं। कब होंगे, क्या बात है, टाइम दिया गया है। अगर कोई नई पहले कानून साजी तो हो जाए पंजाब में, फिर ही उसके बाद ही हो सकता है ना सर। अभी तो वो बिल ही नहीं पास हुआ ना बल्दियात का, ये भी तो इशू है ना बीच में। खैर वो आपकी 2 मिनट में पास हो जाएगा। अगर उनको 2 मिनट में पास हो सकता है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट अगर एग्री करती है, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए दूसरी बात यह है, ये सब चीजें आप छोड़ें, सीधी बात आप करें। इन लोगों का पता है इनको कि एक दफे वो केसेस खुल जाएं और ये गवर्नमेंट का प्रेशर खत्म हो जाए, ये वो बच नहीं सकते। तो क्यों नहीं भाई, वो तो कहते हैं हमारा इतना नुकसान होगा। आपको पता है 1200 करोड़ का नुकसान होता है एवरी ईयर। 1200 करोड़ तो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट देती है एनएफसी से।
आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि वो एक दिन पहले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो कहेंगे पूरा 1.5 साल हम पूरा टर्म अपना कंप्लीट करते हैं। बेशक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर इमरान खान को निकाल भी दिया जाए, वो उन्होंने तो नहीं डिसॉल्व होना है। वो कहेंगे हम तो पूरा अपना 1.5 साल तो बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, आपको ये नजर आ रहा है कि इनके दरमियान बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट है बेसिक इनका, ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब अगर आप हिलाल साहब को कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें तो वो भी, लेकिन एक इसमें मेरा क्वेश्चन दिया, शायद आप भूल गई हैं कि मैं भी बैठा हूं। नहीं मैंने कहा जरा मैं हिलाली साहब को अच्छी तरह खंगाल लूं कि उनके अंदर आज क्या कुछ है। लेकिन इमरान साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हिलाली साहब ने भी इत्तेहादी की बात की, इशारों की बड़ी बात होती है, और ऑपोजिशन खुद कहती है कि जनाब अगर अंपायर न्यूट्रल हो तो फिर हम इनको उड़ा दें, ये बैसाखियों के सहारे। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल जानना चाहती हूँ, क्या अंपायर न्यूट्रल है? पहली बात यह है कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने आपके सिंपल से सवाल का जवाब दे दिया था कि अंपायर होता ही वो है जो न्यूट्रल हो। अब मेरी बात सुने, जो हिलाली साहब, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। हिलाली साहब, मैं बता दे तो उसमें कैसे पता चलेगा। देखें ना, पता ऐसे चलेगा कि 3 चीजें आप ज़हन में रखें। 3 लोग, पहले बाप, उसके बाद MQM और तीसरे नंबर पे काफ लीग। आज आप मेरी बात लिख लें कि काफ लीग से आप जितनी मर्जी मुलाकातें करें, चौधरी बरादरान अपनी वज़ादारी भी रखते हैं और चौधरी बरादरान सियासत की बसात को बहुत बेहतर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है उसमें अगर तो इशारा हो गया है, अगर तो अंपायर न्यूट्रल ही है, तो फिर सबसे पहले आपको बाप से खबर आ जाएगी कि बाप ने अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया या इनको यकीन दहानी करा दी है। दूसरे नंबर पे MQM यकीन दहानी कराएगी और सबसे आखिर में काफ लीग जो है उसका आपको रिएक्शन आएगा। पहली बात तो ये है। हिलाली साहब जो दास्तान सुना रहे थे ना, देखें ऐसे लगता है कि जैसे इमरान खान साहब की इस हुकूमत में 3.5 साल में दूध और शहद की नहरें बह गई, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इतनी तरक्की हो गई, करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई और जितने मुजरिम थे लूटी हुई दौलत वापस आ गई, मुजरिमों को सज़ा हो गई। भाई जो 3.5 साल में तो आप सज़ा दिलवा नहीं सके, तो आप बाकी जो आपके पास टाइम बच गया है उसमें क्या आप उनको सज़ा दिलवाएंगे? तो लिहाजा इसका मतलब यही है कि ये जो है ना नुक्ता कि जी ये सिर्फ सज़ा से बचने के लिए, नैब से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। उसकी बुनियादी वजह है कि वो 3.5 साल में नहीं जो कुछ कर सके, उन्होंने आगे भी क्या करना है। मामला अवाम का जो तो अवाम के दुख दर्द में लगे हुए हैं। अवाम का दुख दर्द है या नहीं, लेकिन अवाम का ये ज़रूर मानना है कि जो उम्मीदें थी, जो इमरान खान साहब से अवाम ने उम्मीदें वाबस्ता की थी कि इमरान खान साहब आएंगे, इमरान खान साहब करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। काजी अभी हिलाली साहब तो कह रहे थे ना 1200 करोड़, यहाँ इमरान खान साहब खुद पता है आपको क्या कहते थे कि कितने हज़ार की रोज़ की करप्शन होती है। अगर वही इन्होंने करप्शन रोक ली होती तो आज हमें बाहर से उधार ना लेना पड़ता, बाहर से जाके IMF की सख्त शराइत जिनका हिलाली साहब जिक्र कर रहे थे हमें वो ना मानना पड़ती। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर पिछले लोग परफॉर्म नहीं कर पाए तो माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब भी उनकी हुकूमत में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। ये सारे जो मुलाकातें कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ये नैब के डर की सज़ा की वजह से नहीं करे, ओके, फिर क्या ये अवाम के मफाद के लिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? देखें, बात ये सियासत किस चीज़ का नाम है। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वैसे तो पूरी दुनिया में सियासत इक़्तिदार में आने के लिए होती है। अब ये जो अपोजिशन जमाते हैं, ये उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्योंकि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है, बकौल हिलाली साहब बहुत बड़ा क्यास है पूरा मुल्क में, और ये सारी चीज़ अब भी है, अब कौन सा नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई। मेरे बकौल मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो गया है। लोगों के जो इन्होंने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देनी थी वो नहीं ये दे पाए, कोई इस तरह का काम ये इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लिहाजा अपोजिशन ये समझती है कि ये परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमें अब मौका मिलना है, हम अवाम इस वक्त नाला है तो हम उसका फायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक। तो ये सियासत लेकिन सियासत में बहुत कभी कुछ आप बढ़कर कह जाते हैं और उसके बाद वो फिर कहा जाता है ना कि
आप कह तो जाते हैं जोशे खताबत में, लेकिन उसके बाद फिर वो निगलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो अल्फाज हैं वो आपके पीछे पलट पलट के आपका कहते हैं ना पीछा करते हैं, वो वाली सिचुएशन होती है। चौधरी परवेज इलाही हाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत कुछ कहते रहे हैं। कल उनकी बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है और 14 साल बाद ये दोनों रहनुमाओं की मुलाकात होने जा रही है, तो बड़ी अहम पेशरफ्त है ये। तो ये सारी सूरत हाल है। इमरान साहब वो कहते हैं कि नहीं मिलेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया है, फिर कल क्यों मिल रहे? समीना, सियासत इसी का नाम है। देखिए, कल के खलीफ आज के हरीफ, आज के दुश्मन कल के दोस्त, ये सारी चीजें ये कैसी ऐसी है। आप भूल गए ये जरदारी साहब ने क्या कहा था? जरदारी साहब ने कहा था कि सियासत में कोई चीज को आसमानी से इफा नहीं होता। मेरी बात समझे, मुशर्रफ दौर में आपको बात याद करा देता हूँ। मुशर्रफ दौर में चौधरी परवेज इलाही साहब जब वजीर आला पंजाब थे, उस वक्त भी शरीफ बरादरान तो यहाँ नहीं थे, अकेले हमजा शहबाज यहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने जितना रिलीफ दे सकते थे, जितना अकोमोडेट कर सकते थे, वो किया था। उसके बाद अब भी आपको याद होगा कि जब हमजा शहबाज जेल में थे तो प्रोडक्शन आर्डर स्पीकर जो हैं वो जारी करते थे। मैं आपको ये बाकायदा पूरी दयानतदारी और से बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI की तरफ से चौधरी परवेज इलाही से गिला किया गया, उनसे ये कहा भी गया कि आप क्यों इस तरह से उनके प्रोडक्शन जारी करते हैं, लेकिन उन्होंने परवेज इलाही बाज नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो नरम गोशा पहले से था, वो करूंगा। अच्छा, सियासतदानों का आपस में नरम गोशा हमेशा रहता है, ठीक है। उन्होंने ये देखना होता है कि उन्हें किस चीज में फायदा। चलें हिलाली साहब, फिर इनकी तो किसी बात का कोई फिर बंदा यकीन ही ना करे कि आज ये कह रहे हैं कि ये फला बंदा करप्ट है तो कल उसके साथ जफ्फी डाल के बैठे होंगे, फिर तो इसका मतलब यही निकलता है। अभी तो हमने सब अग्री किया है कि ये खुद कह रहे हैं, इनका जो आदमी है खुद का है और इनका बिहेवियर बता रहा है कि रियासत के साथ इन जुड़े हुए हैं और किसी के साथ नहीं जुड़े हुए। तो अगर आप समझते हैं कि किसी तरीके से अमेरिका जो अब जा रहे हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट के, क्या उधर से उनको प्रेशर आएगा पाकिस्तान को, क्या प्रेशर दिया जाएगा उनको कि भाई देखो इमरान खान साहब हमारा फ़ोन कॉल और ये और वो, तो हम जो हैं हमारी एक पुरानी एसोसिएशन है, उन साहब पे जो काप के आए थे क्लिंटन को मिलने के लिए कारगिल के वक्त। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान इज ए न्यू क्रीचर। ये हम ऐसे आदमी को सियासत में हमने देखा ही नहीं है। और ये भुट्टो भी सियासतदान था, इसका खूबी ये है कि ये सियासतदान नहीं है। अगर ये सियासतदान होता तो अब तक पता नहीं कितने करोड़ बनाता रहता और पता नहीं क्या करता रहता और सबके साथ चलता और इसकी नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ होता ही नहीं है। ये एक ईमानदार आदमी है यार, 10 दफे कहते रहते हो, एक ही चीज इसमें है जो आउटस्टैंडिंग है कि वो ईमानदार है। और अगर एक ईमानदार आदमी है तो इसलिए सब चोर मिलके उसके खिलाफ कर रहे हैं, नहीं तो क्या वजह है भाई? ब्लूमबर्ग ने इसकी तारीफ की है, वर्ल्ड बैंक ने इसकी तारीफ की है, प्रिंस चार्ल्स ने कल इसकी तारीफ की है, जॉनसन ने उसे पहले तारीफ की है, पुतिन ने इसकी तारीफ। अब आप मुझे बताएं, वो काफी नहीं। और हिलाली साहब ने तारीफ कर दी सबसे बड़ी डन हो गया। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं? क्या मैं लेता हूं इससे कुछ? मैं चाहता हूं इससे कुछ नहीं। इसने मुझे खुद कहा था आओ, मैंने कहा नहीं आता पार्टी पे, क्या फर्क पड़ता है भाई? ठीक है, कौन जाना चाहता है पार्टी? मैं इस चैनल पे बैठ सकता था अगर एक पार्टी का मैं मेंबर होता? ऑफ कोर्स नॉट। हम एनालिस्ट हैं, हम पार्टी के मेंबर नहीं है। मगर अगर हम समझते हैं कि एक आदमी अच्छा है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक हो नहीं? लेकिन इमरान साहब, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आखिर शहबाज शरीफ साहब परवेज इलाही साहब के पास क्या ऑफर लेके जा सकते हैं? क्या है उनके पास ऐसा जो वो प्रॉमिस कर सकते हैं या दे सकते हैं? ऑफर क्या देंगे उनको? वो क्यों काफिली उन्हें छोड़ के गवर्नमेंट को उनके पास जाए? देखिए, शाहिद हकान अब्बासी पहले ही कह चुके हैं इस बात पे कि हम उन्हें ऑफर कुछ नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि आए जमहूरियत बचाने के लिए हमारे साथ चलें। लेकिन मैं आपसे बात फिर वही करूंगा जो इलाली साहब ने भी आपसे की है। देखिए, ये अगर रियासत के साथ हैं तो ये फैसला रियासत ने करना है कि इन्होंने किसके साथ चलना है। कुछ तो ले दो, तो लेन देन तो होता ही है ना। वो मेरी बात सुने, वो लो दो जो आप करना चाह रही है ना, वो ऐसी सूरत में फौरी तौर पे नजर नहीं आता। दूसरी बात ये
कि एक दफ़ा पहले जब ये इकट्ठे होते थे, मुस्लिम लीग नून और काफ अलग अलग नहीं थी, चौधरी बरादरान और मियाँ बरादरान इकट्ठे थे, उस वक्त भी ये एक दफ़ा ये तय हुआ था कि चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब उनको बना दिया जाएगा, जब बाद में उनको स्पीकर बनाया गया था। तो कुछ भी सियासत में मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। हो सकता है वो फिर से चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर चौधरी परवेज़ लाई को कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर दें, या पंजाब अगर ना भी दें तो फेडरल में कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर दें, जैसे वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। दूसरी बात आप बार बार आती हैं कि जी ये एक दूसरे को बुरा कहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी तो उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे। मैं उनको शामिल करके मेरी गुजारिश सुने ना, जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी के बारे में जो मर्जी कह दें, उनको इजाजत है और दूसरों को नहीं। मेरी बात आप देखें ना, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का रवैया है। ओवरऑल उसमें बात करूं कि हमारे सियासतदान आज कुछ कहते हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे पीएमएलएन के हों, पीपल्स पार्टी के हों, लेकिन फिर वो उस पर क्यों खड़े नहीं रह पाते और फिर हम उनकी किस बात पे यकीन करें ना करें, ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं कि इत्तेहादियों को जहां अपोजिशन अपनी तरफ खींच रही है, वहीं ऐसे मौके पर, ऐसे नाजुक मौके पर ऐसा भी लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इत्तेहादियों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और जो ये वजारतों में नंबर 1 नंबर 2 दिए भी नंबर्स, तो उस पर कोई इत्तेहादी की वजारत शामिल ही नहीं, इस पर उनके अपने गिले शिकवे हैं। थोड़ी इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ वज़रा को नंबर 1 नंबर 2 सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं परफॉर्मेंस की बेस पर, और इस पर ना सिर्फ ये कि हुकूमत के अपने जो वज़रा हैं कुछ वो कुछ खफा से हैं, बल्कि इसके साथ साथ इत्तेहादियों के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी कुछ शिकवे शिकायत किए गए हैं कि जनाब ये क्या आप लोगों ने किया, हमारे वज़रा को तो बिल्कुल आपने साइड लाइन कर दिया, उनकी कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई है। तो ऐसे नाजुक टाइम पे कि जब अपोजिशन जो है वो महाज खड़ा कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत इत्तेहादियों के क्यों शिकवे मोल ले रही है, जबकि हम कल ये भी देख रहे थे कि जो बाप पार्टी है उनकी जानिब से भी कहा गया कि हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई कैबिनेट में। तो इस पर भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। इमरान साहब, कल तो हम कारकर्दगी के हवाले से तो बात कर रहे थे, क्राइटेरिया होना चाहिए। आज मैंने वैसे फवाद चौधरी साहब को भी सुना, वो भी ये कह रहे थे कि अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाई गवर्नमेंट कि क्या क्राइटेरिया था, जिसकी वजह से ऐसी बिलावजह एक तनकीद बन गई है। लेकिन बहरहाल आप समझते हैं कि वज़रा को देना और उसके बाद फिर इत्तेहादियों को ना देना, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन गया? देखिए, तहरीक इंसाफ के पूरे दौरे हुकूमत में आप देख लें 3.5 साल में सबसे बड़ा मसला क्या रहा है? सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि वो अवाम की नज़रों में ख़ुद को बड़ा साबित करने के लिए या चैम्पियन साबित करने के लिए ऑप्टिक्स के चक्कर में पड़े रहे हैं। कुछ ऐलान कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन असल में वही फिर उनके लिए मसाइल में इजाफे का बायस बना। इस केस में भी सेम यही हुआ। आप ये देखें कि फ़ायदा हासिल होने की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। इत्तेहादी आपसे नाराज़ हो रहे हैं, इवन आपके वज़रा आपसे नाराज़ हो रहे हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात की बात कर लें, फवाद चौधरी साहब का आपने जिक्र किया, चल भले वो ऑन एयर जो मर्जी के, कैमरे के सामने जो मर्जी के, लेकिन आप एक बात देखें कि फवाद चौधरी और दूसरे फ़ारूक हबीब, आपने 2 बंदे इस वजारत में लगाए हुए हैं, और फिर भी अगर आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है तो बड़ी अजीब बात है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बाकायदा लेटर लिखा। ये सारी चीज़ें हैं जो वो क्या साबित करती हैं। फिर आप ये देखें, इत्तेहादी जो हैं उनका गिला भी जायज़ है कि क्या जनाब हम में से कोई भी एक ऐसा नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि काबीना जो मर्जी करती रहे, वज़ीर आज़म को हक नहीं कि वो उनकी कारकर्दगी को जांचे। वज़ीर आज़म का बिल्कुल ये 100% हक बनता है कि वो अपनी काबीना की कारकर्दगी को जांचे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप इस तरह से पब्लिकली उनको ऐलान करते फिर, और क्राइटेरिया भी फिर आपका वो बंदा जो सारे मामलात में इन्वॉल्व हो वो कहे जी मुझे याद नहीं है क्या क्राइटेरिया था, तो फिर सुबकी तो आपके लिए खुद पैदा होगी। लिहाजा मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप जिनकी कारकर्दगी से मुतमिन थे, आप काबीना का इजलास बुलाते, उनसे कहते भाई आपकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, कीप इट अप। जिनसे नहीं उनको तंबीह करते, उनको डांटते कि जनाब आपकी वजारतों की कारकर्दगी ठीक नहीं है, आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर का हर वक्त हक होता है कि वो किसी वक्त भी किसी भी वजीर को काबीना से निकाल सकता है और किसी भी मेंबर को शामिल करके वजीर बना सकता है।
इसलिए मैं समझता हूं कि ये तरीकाकार जो इन्होंने अपनाया है यही इनके गले पड़ गया। इनके गले पड़ गए। हिलाली साहब, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? बड़ी इस पे तनकीद हो रही है, अपने भी कर रहे हैं, तो फिर खामखा की ये एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन में जब कंपटीशन होता है तो वो एक एक से पूछते हैं सबसे ज़्यादा करप्ट कौन है, फिर वो 1 2 3 नंबर लगाते हैं। इन लोग कम से कम जब इनका कंपटीशन होता है वो पूछते हैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है और फिर वो नंबर लगाते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी पब्लिकली, मगर मैं ये भी समझता हूं कि देखिए, स्टाफ को अगर आप इंसेंटिव दे रहे हैं, शायद पैसे थोड़ा सा बढ़ा दें, उनको छुट्टी ज़्यादा दे दें, तो ये कंपेटिटिवनेस का इंक्रीज जो होता है बड़ी अच्छी बात है। और अगर उनको आप पब्लिकली रिकग्नाइज करके कहते हैं हाँ इस मुकाबले में आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी निकली है और आपको हम अब 1 दिन छुट्टी दे देते हैं, 2 दिन छुट्टी देते हैं, वो भी थोड़ा सा स्पिरिट लिफ्ट हो जाता है। अब जो लोग, मैं तो हैरान हो गया हूँ, मिनिस्टर्स पे खत लिख रहे हैं यार जी, और जिन्होंने खत लिखा है हिलाली साहब वो हमारे साथ भी हैं। जफर हिलाली साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। वजह क्यों लिखा भाई? हाँ, मैं अभी पूछती हूँ उनसे, बिल्कुल वो बताएंगे कि खत क्यों लिखा उन्होंने। शुक्रिया बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब, वेलकम कहती हूँ आपको शो पर। जी शुक्रिया। हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि पहले वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपने प्राइम मिनिस्टर को खत क्यों लिखा, किस बात की तशवीश हुई आपको कि नंबर टॉप 10 में आप शामिल नहीं हुए? खत लिखा समझने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छी रिवायत हमारी पार्टी ने कायम की है, जिससे कि एक हेल्दी कंपटीशन होगा, लोगों को बेंचमार्क्स मिलेंगे, उनको अचीव करने की लोग अपनी कोशिश करेंगे। ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब उसके अंदर जो पहले बताया गया था कि ये क्वांटिटेटिव है, बेंचमार्क्स हैं, उनको अचीव करना है, फिर उसमें एक 30% आ गया जो पीयर रिव्यू कमेटी है उसकी डिस्कशन पर। तो समझने की जरूरत ये थी कि वो पीयर रिव्यू कमेटी जो है उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसकी TORs क्या होंगे, क्योंकि ये एक मुसलसल प्रोसेस है, ये एक दफा से नहीं हुआ। अगले क्वार्टर का होगा, अगली 6 माह का होगा, ताकि सबको इल्म हो और उसके मुताबिक वो काम करेंगे। ठीक, तो अब आप मुतमईन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? आपको ये तो नहीं लग रहा कि कोई ज्यादती हुई है आपके साथ? नहीं, मुतमईन नहीं, ये एक गाइडेंस के लिए है, रहनुमाई के लिए है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि बाज लोग ये कहते हैं कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक, वो शायद ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक मुतबादल क़यादत साबित हो सकते हैं, एक बड़ा नाम है, तो इसलिए भी आपकी वजारत को नहीं दिया गया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कि आप ज़्यादा लाइमलाइट में ना आए। तो ऐसी बात तो नहीं है कोई? नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, और मैं किसी पर ऐसे बिला वजह शक करना मुनासिब नहीं समझता। और ये एक मुनासिब पेशरफ्त की गई है इन गुड स्पिरिट, और उसको गुड स्पिरिट में ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा कुरैशी साहब, थोड़ी हम इस पे भी बात करें, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, आपको पता है आजकल बड़ी तेजी से मुलाकातें हो रही हैं और ऑपोजिशन खास तौर पर आप लोगों के इत्तेहादियों के खूब आजकल चक्कर काट रही घर के, तो क्या आप लोगों के इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं इस वक्त तक? चेक कर लिया आपने अच्छे से? जी बिल्कुल खड़े हैं, हमें उन पर पूरा एतमाद है। देखिए, कोई मिलना चाहे और कोई राब्ता करे और कहे कि मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तीमारदारी करना चाहता हूँ, तो हमारी रिवायत है कि आप लोगों को दावत देते हैं, आने देते हैं, बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, बात सुनते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप नहीं, लेकिन वहाँ सिर्फ तीमारदारी तो नहीं हो रही ना, वो तो बाकायदा अदम एतमाद के लिए उनसे हिमायत मांग रहे हैं जाके। तो उनको हिमायत मिली है? उनको मिली तो नहीं है। देखिए, कोशिश तो ऑपोजिशन का करना वो करते रहेंगे, वो पिछले 3-3.5 साल से कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोशिश उनकी कामयाब तो नहीं हुई। अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कल भी इंटरव्यू में कहा है कि जी 22 के करीब लोग हैं PTI के जो हमारे साथ हैं, जो हमें वोट देना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वाकई PTI में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको वोट देंगे? मैं समझता हूँ कि मुबालगा आराई है, ये क्या सराइयां हैं, ये अपने लोगों को हौसला। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि
जी कुरैशी साहब, नहीं है कि ये सही रास्ता ऑपोजिशन चुन रही है या गलत रास्ते पे गामजन होने वाली है। उनके अंदर यकसुई नहीं है, उनके अंदर भी दो राह मौजूद हैं। ये कह देना कि 22 लोग हैं, कि मैं समझता हूँ ये गलत फहमी है। ठीक है। अच्छा कुरैशी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम इस पे बात भी करने वाले हैं कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासों के हवाले से अमेरिका का स्टेटमेंट है। क्या पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो तकसीम कर रहे हैं, और उनका अपना ये कहना है कि जो 9/11 के मुतासरीन हैं उनको उसमें से कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या स्टांस है ऑफिशियली इसके ऊपर? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की वो मानी नहीं रखते। बात जो ज़ेरे गौर है वो ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो वहाँ है, ग़िज़ाई किल्लत है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो खासा संगीन है। बहुत से माहिरीन समझते हैं कि अगर उनको फौरी इमदाद न दी गई, उनको वसाइल न दिए गए, तो जून तक वहाँ बहुत बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाएगा। अब उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, अस्पतालों में अद्वियात नहीं है। एक तरफ दुनिया मुतालबा करती है कि बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल खोले जाए, उन स्कूलों के असातिज़ा की देने की उनके पास तनख्वाहें नहीं है। बुनियादी मकसद है उनको फाइनेंसिस चाहिए। अब वो मुतालबा करते आए हैं और पाकिस्तान भी कहता आया है, और अभी जो 19 दिसंबर को OIC का इजलास हुआ था इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, उन सब ने ये कहा कि इन फंड्स को अनफ्रीज किया जाए, जो मुंजमद है इनको दस्तयाब किया जाए, ताकि अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको उससे महफूज किया जाए। अब उन्होंने कुछ फैसला किया है कि फंड्स को अनफ्रीज करने का, लेकिन उनकी जो जरूरियात है ना वो बहुत है, और ये पैसा उनकी ये राय है कि ये पैसा तो अफगानों का है, उनके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं। तो आप जो विक्टिम्स की मदद करना चाहते हैं 9/11 की, जरूर कीजिए, लेकिन हमारा पैसा हमारी जरूरत पे इस्तेमाल करने की हमें इजाजत दीजिए। तो पाकिस्तान का मौकिफ इस पे क्या है? वो कह रहा है कि ये हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं इस मौकिफ पे। हम ये कह रहे हैं कि उनको जायज उनकी दिक्कतें हैं, उनको मदद की जरूरत है, और जहां हम फंड्स रेज करने की कर रहे हैं, और अमेरिका ने 15 अगस्त के बाद वहां वसाइल दिए भी हैं, तकरीबन $300 बिलियन के करीब उन्होंने वहां आफ्टर 15 अगस्त उनको असिस्ट किया है, लेकिन उनकी जरूरियात इससे ज्यादा है। हम कह रहे हैं इस क्राइसिस को अवर्ट करने के लिए उनको वसाइल दिए जाएं। ठीक है। कुरैशी साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन सिर्फ रशिया के दौरे के हवाले से भी मैं जानना चाह रही थी थोड़ा। बड़ा इसको भी हिस्टोरिकली देखा जा रहा है, इस जो प्राइम मिनिस्टर अब रशिया का दौरा करने जा रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? और इससे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक खारजा उमूर के हवाले से एक पॉलिसी शिफ्ट है शायद, कि हमने एक कोई ब्लॉक चुन लिया और हम किसी तरफ मूव कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पॉलिसी शिफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि रूस के साथ बतदरीज हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, और ये अच्छी बात है। रूस हमारे खित्ते की एक अहम ताकत है। अफगानिस्तान के मसले में उनका रवैया मुस्बत रहा है, और उनका सेंट्रल एशियन में खासा असर रसूख है। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी की ख्वाहिश है। हम समझते हैं कि अगर हमारे खित्ते ने आगे बढ़ना है तो उन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, चाहे वो टापी गैस पाइपलाइन हो, चाहे कासा 1000 जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, चाहे उज्बेकिस्तान की जो ट्रांसनेशनल रेलवे नेटवर्क है, इन सब में हमारा इंटरेस्ट है, हमारी दिलचस्पी है। तो वहाँ रूस का भी इन्फ्लुएंस है। अफगानिस्तान में भी रूस में एक मुस्बत रोल प्ले कर सकता है वहाँ के अमन और इस्तेहकाम के लिए, और फिर दो तरफा ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ वो हमारी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो हम बनाने जा रहे हैं, वो
टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बस अपॉर्चुनिटीज भी हैं और अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने की जरूरत भी है। तो इस लिहाज से ये दौरा अहम है और बड़े अरसे बाद, ये कुछ 23 सालों के बाद पाकिस्तान के हेड ऑफ गवर्नमेंट को, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव को, ये मौका मिल रहा है कि मॉस्को जाए। ऑल द बेस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह आपसे फिर भी बात होती रहेगी। तो जनाब वरजा शाह महमूद कुरैशी का आपने मौक़िफ़ सुना मुख्तलिफ उमूर के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। अफ़गानिस्तान से मुतालिक भी मैंने उनसे सवाल किया जब, तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसकी वजह से पूरी ही दुनिया को तशवीश है कि वहाँ पर लोग जिस कस्म पुरसी की हालत में उनकी मदद होनी चाहिए, और पाकिस्तान तो थ्रू आउट इस हवाले से बार बार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब उसके बाद हमने ये ज़रूर देखा है कि एक इसमें डेवलपमेंट हुई है और ये कहा गया है कि जनाब अफ़गानिस्तान के जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। लेकिन उसमें से जो एक बड़ी खबर थी जिस पर बहुत से लोग तशवीश का इजहार करें वो ये कि उसमें से निस्फ के करीब जो असासे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो 9/11 मुतासरीन के लिए मुख्तस किए जाएंगे। इसके हवाले से काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं कि जनाब जब वहाँ पे वो उनके अकाउंट्स के पैसे थे तो उनको कैसे, अमेरिकन को कैसे मिल सकते हैं। तो क्या इस पर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो हमने सुन लिया, लेकिन मैं अपने एक्सपर्ट्स की इस पर ओपिनियन ज़रूर जानूंगी। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए अमेरिका ये फैसला क्यों कर रहा है? अगर ये एहसासे बहाल कर ही रहा है तो फिर सारे अफगानिस्तान को क्यों नहीं दिए जा रहे पैसे, जबकि कहा जा रहा है कि वो कुछ 9/11 की जो इफेक्टिव्स हैं उनको भी दिए जाएंगे? इसलिए कि अमेरिकन चोर हैं। उन्होंने आधे पैसे लेके 19 सऊदी अरेबियंस ने जाके न्यूयॉर्क पे बम किया है। 2000 अमेरिकन को 19 सऊदियों ने मारा है और ये ले रहे हैं अफगान पैसे उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए। ये किस किस्म के रिएक्शन है भाई? ये तो पागलपन है। ये तो आप सजा दे रहे हैं अफगानियों को। क्या था उनका कि वो आपके खिलाफ लड़े और आपको शिकस्त मिला है और आपको वापस जाना पड़ा है? ये है तुम्हारा तरीका। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम 3 बिलियन दे रहे हैं इनके खाने, इनके रिलीफ के लिए। तो अब पढ़े तो सही वो आर्टिकल जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था फ्रंट पेज पे। महीनों के लिए 7-8 महीने वो मिलेगा नहीं। क्यों? इन्होंने जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेट किया है ब्यूरोक्रेसी को कि वो 6 महीने तक नहीं मिलेगा उनको। क्यों? और उस 6 महीने के दौरान में जो लोग मरेंगे, बच्चे और वो ना, और ये नहीं है कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं, खाना नहीं है भाई, स्टारवेशन है। तो क्या आप समझते हैं वो लोग जो मरेंगे वो किसकी जिम्मेवारी होगी? बाइडेन का जिम्मेवारी होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं है कि किसी मुल्क का पूरा पैसे तुम चोरी करते हो फिर आधा तुम दे देते हो। न्यूयॉर्क में जो सऊदियों ने तुम्हारे अमेरिकनों को मारा था और बाकी पैसे 6 महीने के बाद आप रिलीज करते हैं खाने के। जब लोग मर रहे हैं, आज मर रहे हैं, है फैमिन। आप देखें 1,40,000 लोग भाग के पाकिस्तान आ गए हैं। हम बताते नहीं हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं बता रही, पता नहीं क्यों। और खड़े हुए हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं हमारे बॉर्डर पे, औरतें और वो बेचारे बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हम अंदर घुसें। क्यों? इधर बहस तो नहीं है। वो इसलिए आ रहे हैं खाने के लिए, पीने पानी के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आ रहे हैं। और ये अमेरिका कर रहा है उनके पैसे के साथ। इट इज शेमफुल, शेमफुल। इमरान साहब, जितने पैसे मिलेंगे क्या उससे अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई बेहतरी का इम्कान नजर आता है आपको? पहली बात तो ये अस्मीना कि मुझे ये लगता है कि अमेरिकी सदर ने अपनी तरफ से ना डिप्लोमेटिक प्ले करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एक तो वो आधे पैसे रिलीज करके तो ये चैंपियन बन जाएंगे, देखें जी हमने तो इंसानी हमदर्दी की बिना पे ये आधे पैसे रिलीज कर दिए, हालांकि हम तो करना ही नहीं थे चाहते, ये वो। और दूसरा, अपनी अंदरूनी जो सियासत है ना, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने अपने स्कोर बनाने के लिए कह दिया कि देखा जी 9/11 जो था
उसका अपने जितने मुतासरीन हैं आधे पैसे हम उनको दे देंगे। देखिए जो आपका सवाल है, अगर अमेरिका पूरे पैसे भी दे दे तो मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान के जितने मसाइल हैं उस पूरे पैसों से भी हल हो जाए। और सिर्फ अमेरिका में पैसे नहीं है, आप ये देखें कि 2 अरब डॉलर जो हैं वो यूरोप और उनके मिडल ईस्ट में भी इस वक्त उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं। अमेरिका बहादुर जो है वो तो इस वक्त पूरा, आपको पता है पूरी दुनिया में वो तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद अपनी सुपरमेसी चाहते थे। अमेरिका बहादुर ये चाहता है कि जनाब उसका दुश्मन जो उससे इख्तलाफ करे वो तो दुनिया में रहे ही ना, नजर ही ना आए। अफगानियों के साथ मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म है, क्योंकि पूरी कौम तो वो देखे ना दहशतगर्द नहीं है, पूरी कौम तो अमेरिका के खिलाफ नहीं लड़ी। आप कुछ लोगों की सजा अगर पूरे मुल्क को, पूरी कौम को देना चाहते हैं तो ये किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान को इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है? अमेरिका। भाई आपने इतने साल वहां पे जंगजदा रखा है उस इलाके को, तो वहां पर कोई तरक्की तो नहीं होनी थी, गुर्बत ही होनी थी, जाहिर सी बात है। तो आप उसके जिम्मेदार भी हैं और फिर ऊपर से आप उसकी हेल्प आउट करने के बजाय उनके और पैसे रोक रहे हैं। सबीना, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका का ये जो रवैया है ये सिर्फ सियासी तौर पे गलत नहीं है, बल्कि ये गैर इंसानी है। दुनिया में आप ये देखें कि इंसानी हकूक की जो चैंपियन हैं कौमें, उनमें अमेरिका सबसे बड़ा चैंपियन बनता है इंसानी हकूक का। तो क्या दुनिया का कोई कानून, कोई असूल, कोई ज़ाब्ता आपको इस बात की इजाज़त देता है कि किसी जगह पे लोग भूख से मर रहे हों, उनके पास खाने को कोई चीज़ ना हो, पहनने को कपड़े ना हो, रहने को छत ना हो, और आप उनके पैसे रोक लें कि जनाब हम तो आपके पैसे नहीं देंगे? मैं समझता हूँ ये ज्यादती नहीं है, ये जुल्म है बिल्कुल जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है। और पूरी असल प्रॉब्लम ये है कि दुनिया क्या करे, दुनिया कैसे मदद करे? दुनिया में खुद हिलाली साहब इस वक्त एक रिसेशन है, हम देख रहे हैं कोविड के बाद के असरात, हर जो बड़ी बड़ी मईशतें भी उसने झटका दे दिया अच्छा खासा। तो दुनिया खुद इस पोजीशन में है कि वो अपने इकोनॉमीज को मुश्किल से संभाल रही है, तो अफगानिस्तान की मदद कौन करे ऐसे में? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं जो पैसे दे सकते हैं अफगानिस्तान को, जो नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो अमेरिका को नाखुश नहीं करना चाहते। ये जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं गल्फ में, जो अमेरिकन पेट्रोल स्टेशंस बने हुए हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं जो दे सकते हैं। ये अफगान जो मर रहे हैं भूख से, और मरेंगे और भी मरेंगे, 97% पॉवर्टी लेवल के नीचे होगा, और इस वक्त जून में स्टार्वेशन, फैमिन होगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, ये तो मुझे एक वॉर क्राइम लगता है। फ्रैंकली इट्स अ वॉर क्राइम। मगर आप उनको ले नहीं जा सकते वॉर क्राइम ट्राइब्यूनल पे, इसलिए कि उन्होंने एक अच्छी सी कानून बनाया हुआ है कि अगर हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जुरिस्डिक्शन, तो आप हमें नहीं ले जा सकते हैं। ये सब कानून 1945 से बने हुए हैं, ये सब इनके लिए बने हुए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक और ब्रेटन वुड्स, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, कानून भी उन्हीं के लिए हैं। लेकिन हिलाली साहब, इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपने खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि पाकिस्तान पर इसका अल्टीमेटली बोझ आएगा, बहुत सारे मुहाजिरीन आएंगे, और जाहिर है कि हमें भी उसकी वजह से बोझ हमारी मईशत पे भी बढ़ता है। तो फिर पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करे? हमारे पास खुद भी इतने पैसे नहीं है कि हम ही वहां पर ही रहते हुए उनकी मदद कर दें। व्हाट शुड वी डू? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हम उनके हमसाए हैं, और हमारा कोई लड़ाई नहीं है औरतों और बच्चों के साथ। हमारा लड़ाई ज़रूर उन अफ़गानों के साथ है, और ख़ास तौर अभी भी ये जो अफ़गान हैं उधर, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिस्ट ऑपरेशंस करते हैं, जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में इस वक्त उनको रोक नहीं पाती है। हालांकि उनको कहा गया है कि तुम रोको, और उन्होंने वादा किया है हम रोकें। चलिए, इस वक्त वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं रोक सकते हैं कि हम नए हैं, हमारे पास सब चीज़ नहीं है। मगर हमारा फर्ज है, ये एक इंसानी फर्ज है। ठीक है, हम औरतों और बच्चों ने क्या किया है? नॉट एट ऑल। हमें मदद करना चाहिए, मगर हम जितना कर रहे हैं वो दूसरों जो हमारे से 10 गुना ज्यादा अमीर है उनसे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, वो नहीं कर रहे जो मजीद कर सकते हैं। ये राइट, बिल्कुल बिल्कुल। इमरान साहब, कुछ चंद सेकंड अगर आपने कुछ कहना है, वरना फिर मैं क्लोज। देखिए, सिर्फ यही बात है कि पूरी दुनिया कुछ ना करे, सिर्फ करे कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर को झंझोड़े,
यूनाइटेड नेशन को झंझोरे कि खुदा का वास्ता जो यूनाइटेड नेशन आपने इदारा बनाया है ये अमलन भी कुछ कर ले। बिल्कुल ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी क्योंकि अफगानिस्तान में इंसानी अलमी जन्म ले रहे हैं और अल्टीमेटली फिर ये सारी सूरत हाल ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बनेगी, दुनिया के लिए भी बन सकती है। तो देखना होगा कि इस सिलसिले में क्या वाइज डिसीजन सामने आता है या नहीं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।